Millionaires don't believe in astrology, but billionaires do. एवरीवन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और जो लोग नहीं करते, अगर उनका बुरा वक्त आएगा कभी, वो भी करें। स्वामी विवेकानंद इज द एपिटोम पिलर ऑफ हिंदुइज्म। उनकी डेथ मिड 30s में हो गई थी, अर्ली 30s। तो अगर वो इतने एपिटोम पिलर थे हिंदुइज्म के, उनको भी इफेक्ट किए नक्षत्र, उनको भी इफेक्ट किए ग्रह के नहीं किए। उनकी डेथ बीमारी से हुई थी। जब भगवान भी अपनी डेस्टिनी नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाएंगे तो हम तो इंसान है। ना बदल पाएंगे। कुछ भी हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये समझना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी कोई स्कैम नहीं है। पिछले कुछ टाइम से मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे गुरु लोग भी बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक स्कैम है, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। आज से 1-1.5 साल पहले मैं भी उन्हीं कैटेगरी के लोगों में आया करता था, जो कहता था एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, मेरे हाथ में मेरा सब कुछ है। बट जैसे ही मैं इन चीज़ों को समझता चला गया, तो मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ बहुत लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल है। शायद मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसको कमर्शियलाइज़ कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इसलिए लोगों को लग रहा है फेक है, बट ऐसी रियलिटी नहीं है। तो आज हमारे साथ में जो गेस्ट है वो है राजन खिल्लन जी। वो वही है जिन्होंने, मैं कहूँगा, मुझे बताया एस्ट्रोलॉजी थोड़ी साइंटिफिक है। इससे पहले मैं मानता था एस्ट्रोलॉजी ठीक है, रूल्स है, प्लैनेट का कुछ इम्पैक्ट है, बट इन्होंने जो बताया ना, उसके बाद में मेरा दिमाग थोड़ा खुला कि यार दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। तो आज ये हमसे बात करने वाले हैं कि क्यों एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा किया जाए, क्यों एस्ट्रोलॉजी स्कैम नहीं है। वेलकम बैक। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी स्कैम क्यों नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस स्कैम है। एस्ट्रोलॉजी एज अ साइंस स्कैम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस स्कैम है। अगर कोई फीस ले लेता है तो उसको कुछ ना कुछ बताना है सामने वाले को, उसको जस्टिफाई करने की। लेकिन एस्ट्रोलॉजी स्कैम नहीं है। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बैठे हैं, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी थी डिप्रेशन में, वो आप ही का वीडियो देख के मेरे पास आई थी, जो हमने वीडियो किया था ना स्वर्ण सिद्धि वाले चैनल में। हाँ। उसमें जब मैंने मून आउट ऑफ बाउंड्स की बात की थी, तो वो डिप्रेशन स्टेट में मेरे पास आई। तो मैंने उसे कहा कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, 2-4-6 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने गई। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने गई द ग्रेट सदगुरु जी के ईसा फाउंडेशन, और 6 महीने बाद वो ठीक भी हो गई, क्योंकि वक्त भी दिखा रहा था कि वो ठीक हो जाएगी। अभी ये 2-4 महीने का थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड है, फिर वो ठीक हो जाएगी। कल उसका मैसेज आया, एस्ट्रोलॉजी इज अ फ्रॉड और आप लोग फ्रॉड करते हो। मैं क्या, वाई सो? उन्होंने मेरे को सतगुरु जी की 5-7-10 वीडियोस भेजी, रामदेव जी की 2-3 वीडियोस भेजी, और भी गुरुओं की वीडियोस भेजी, जिसमें वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी स्कैम है। I want you to understand, planets and stars are just rocks. You determine their destiny. They don't determine your destiny. ज्योतिष दिखा रहे हैं, हस्तरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं, ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन की बरकत होगी। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? कहीं कुछ तय नहीं है। If you want to expose a fraud, participate fully in it. They tell you, कम बेटा लंच कर लो, से मुहूर्त निकाल के बताओ। Participate fully. मैं कहता हूँ शनि नाम का कोई भी ग्रह यदि किसी भी तरह का अशुभ करता हो तो मुझ पर चढ़ा के दिखाओ। उस वीडियो को देख के मेरी सनक गई। अब मेरी सनकी क्यों, या मेरे को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सदगुरु जी एक बहुत बड़े नाम है। मैं अभी सिर्फ सदगुरु जी को कोट करता हूँ, या रामदेव जी एक बहुत बड़े नाम है। उनकी कही हुई बात सारे के सारे फॉलो कर लेंगे। अगर वो कहते हैं दैट प्लैनेट और दैट कॉन्स्टलेशन, दैट नक्षत्र इज अ रॉक बॉडी ओनली, इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन यू, तो ये सब मान जाएंगे। रिस्पेक्टेड फिगर है, मान जाएंगे सब। लेकिन इसके कंटेक्स्ट पे ये जो सब मान जाएंगे, सबको लगेगा एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजर जरूर फ्रॉड है, इसमें तो मैं मना करता भी नहीं हूँ कभी, लेकिन एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं। दुनिया का जो पहला ग्रंथ है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। मैं ऋग्वेद की साइटेशंस पढ़ के बताऊंगा आपको, अथर्ववेद की साइटेशंस पढ़ के बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड क्यों नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, पहला ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद की साइटेशन ये बोलती है कि ऑल द नक्षत्रास एंड लूनर मेडिसिन्स, ही हु नोस ऑफ देम इज वाइज। जो नक्षत्रों की नॉलेज रखता है, ही इज अ वाइज मैन। ये ऋग्वेद की साइटेशंस बोलती है। दूसरा, अथर्ववेद की साइटेशन बोलती है कि मे ऑल दी 28 लूनर मेंशंस
नक्षत्रास, लूनर मेंशंस का मतलब नक्षत्रास, थ्रू विच मून ट्रेवल्स या मून ट्रांसवर्स, ग्रांट मी ऑल दी वेलबीइंग, बेनिफिकेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अथर्ववेद चैप्टर 19 श्लोक 8। उसके बाद अबव दी विश्वानरा फता मतलब एक्लिप्टिक, देयर इज अ इन्फिनाइट स्पेस वेयर कृतिका लॉर्ड अग्नि रिसाइड्स इन वेरियस फॉर्म ऑफ फेरी बॉडी। अथर्ववेद ये भी डाल देना। फिर ऋग्वेद मंडला 7 सूक्त 77 ये भी डाल देना। चित्रा माइटी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड all the wonderful wealth is now made visible in the sky by Usas। Usas का मतलब होता है गॉडेस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब है उषा। चित्रा जो सारी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो विजिबल हो जाता है जब उषा उसके ऊपर पड़ती है। तो मतलब ये कह रहा है कि उसमें जो भी बंदा पैदा होगा वो पैसे वाला होगा। पैसे वाला होगा अगर उसमें उषा पड़ेगी, अगर वो दिन में पैदा होगा। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 श्लोक नंबर 80। विद द डिवाइन पावर अश्विनी गॉड कॉन्फर eyesight goddess Saraswati elegance of speech as Ashwina promoted them to do so। Yajurved chapter 38 श्लोक 9। O Yamraj, you belong to sage Angiras and rule over all the Pitras oblique ancestors who considered in two forms, Dev Pitra or Manush Pitra। We offer them obligations that may please our all Pitras। ओ यमराज, यमराज पितरों के डीटी डेटीज है। अब मैं ये कह रहा हूं जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में इतना साइटेशन लिखा है नक्षत्रों का, तो लोगों को समझ क्यों नहीं आता? नक्षत्रों का जो नामकरण हुआ है ना, जो आज हम नाम एक लैंग्वेज में बोलते हैं, वो वैदिक काल से पहले दूसरा था। अच्छा, पराशर जी के बाद और पराशर जी से पहले नक्षत्रों के नामकरण में फर्क आया है और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर सदगुरु जी हैं तो उसमें उनके षष्ठी लॉर्ड, षष्ठीयांश लॉर्ड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी किस्मत में ये चीज है। स्वामी विवेकानंद इज द एपिटोम पिलर ऑफ हिंदुइज्म। उनकी डेथ मिड 30s में हो गई थी, अर्ली 30s। तो अगर वो इतने एपिटोम पिलर थे हिंदुइज्म के, उनको भी इफेक्ट किए नक्षत्र, उनको भी इफेक्ट किए ग्रह के नहीं किए। उनकी डेथ बीमारी से हुई थी। नहीं, मेरे को जब भी मैं सोचता हूँ ना इसके बारे में, तो मेरे को याद आता है कोविड के टाइम पे ना जो शिव भगवान का सीरियल आता था, मैं उसको देखता था हाँ जी, हॉटस्टार के ऊपर। तो मैंने बहुत देखा, तो उसके अंदर एक सीन था, उनको पता था कि सती जी की डेथ होने वाली है, वो कूदने वाली है। उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश करी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर वो गई। मतलब उनको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है, उनको पहले से पता था, फिर भी उन्होंने होने दिया। उन्होंने बोला कि मैं काल का चक्र नहीं रोकूंगा। तो अगर ये पूरी कहानी को समझने की कोशिश करो तो इससे पता लगता है कि जब भगवान भी अपनी डेस्टिनी नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाएंगे, तो हम तो इंसान है, ना बदल पाएंगे। कुछ भी हो रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये समझना जरूरी है। और आप किसी भी पोस्ट में हो, बड़ी में हो, छोटी में हो, अच्छी में हो, बुरी में हो, वो आपके कर्मों का फल है जो आपके चार्ट में नजर आता है। अब एस्ट्रोलॉजी खराब कैसे हो जाती है, इसकी वजह सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ वो है प्रॉमिसिंग। हम आपको अमीर बना देंगे, जो नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करने का एक प्रॉमिस है। अगर इसको गाइडेंस के तौर पे लिया जाए कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको प्लान बी के तौर पे लिया जाए तो ये बहुत अच्छी साइंस। अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें गोयनका जी बता रहे थे कि वो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। मतलब मिलियनेयर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनेयर्स डू। एवरीवन बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। और जो लोग नहीं करते, अगर उनका बुरा वक्त आएगा कभी, वो भी करें। मैं एस्ट्रोलॉजी में तभी घुसा जब मेरा बुरा वक्त आया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरा बुरा वक्त क्यों आया। वो चलते 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 राही ने राह दूसरी पकड़ ली। अब आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी फेक साइंस नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी फेक साइंस होती तो वेद व्यास से ऊपर तो ऋषि पराशर है। पराशर होरासास इज एपिटोम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ऋग्वेद जिन्होंने पढ़ी हुई है, वैसे तो बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ी हुई है तो उसमें तैत्तिरीय संहिता के नाम आते हैं, तैत्तिरीय संहिता के, जिसमें आज के अश्विनी नक्षत्र को अश्विनी ही बोलते हैं, उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, या अश्विनी बोलते हैं।
अश्विनी भी बोलते हैं कई जगह, जो वर्तमान में अश्विनी कुमार है। जो आज का भरणी नक्षत्र है वो उस टाइम यम थे। आज का जो कृतिका है उसको ऋग्वेद में अग्नि का नाम दिया गया है। आज का जो रोहिणी है उसको ऋग्वेद में प्रजापति बोला गया है। और अभिजीत को बोला गया ब्रह्मा, अभिजीत नक्षत्र को बोला गया ब्रह्मा। 28 luminaries, 28 नक्षत्र एट दैट टाइम व्हेन ऋग्वेद वाज रिटन, ये उनके प्री ऋग्वेद एरा के नाम और ये आफ्टर ऋग्वेद एरा के नाम, ताकि कोई पढ़े तो उसको समझ पे आ जाए। तो उसको समझ में आए। मेजरली एस्ट्रोलॉजी काम कैसे कर रही है, अगर हम बात करके चले, हमने देख लिया, पुराने लोगों ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। तो कई लोग इसको कहते हैं जैसे ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे रात के टाइम पे पानी ऊपर चला जाता है, सिमिलरली हर प्लेनेट का एक ग्रेविटेशनल पुल है और वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है। तो क्या ये ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है? जनरल नेचर एक सबसे प्रेस्टीज साइंस मैगजीन है, वो कहती है क्वांटम थ्योरी बेसिस पे कि एक पर्टिकुलर पार्ट को, मान लो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, इसको 2 फेजेस में डाल दो और दोनों को कई हजार किलोमीटर दूर रख लो, एक को मार्स में रख लो और एक को जुपिटर में रख लो, एक ही चीज से निकाले गए 2 पार्ट, डिवाइड किए हुए 2 पार्ट, विभाजित किए हुए 2 पार्ट या उत्पन्न किए हुए 2 पार्ट को दूर रख दो, दोनों के एटम्स साथ बिहेव करेंगे सेम सेम बिहेव करें। क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगल, दोनों में एक तरंग होगी जिसको वेव्स बोलते हैं, चाहे जितनी मर्जी दूर रख दो। तो जब हम पैदा होते हैं और कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है तो मैं उसको अश्विनी नक्षत्र के ट्रेड्स बताता हूँ जो हमारे सर ने हमें बताए। लेकिन अश्विनी नक्षत्र के ट्रेड्स कहाँ से आए? ऋग्वेद में एक कोट में लिखा हुआ है, अश्विनी द चैरियट बैरियर हु रन्स वेरी फास्ट। का मतलब है जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होगा तो तेज चलेगा, गाड़ी चलाएगा तो तेज चलाएगा, चैरियट में बैठेगा तो तेज चलाएगा, एरोप्लेन चलाएगा तो तेज चलाएगा, वो रन्स वेरी फास्ट। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। डिसीजन लेगा तो तेज डिसीजन लेगा। सेम विद रोहिणी, सेम विद वायु। तो हर नक्षत्र में जो मैं पैदा हो रहा हूँ उससे मेरी पर्सनैलिटी डिटरमाइन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो क्वांटम थ्योरी यहाँ पे भी तो काम कर रही है। सन जिस नक्षत्र में था उसका देवता वहां पे बैठा है, सन कह रहा हूँ, मून जिस नक्षत्र में था, और उस देवता की क्वांटम थ्योरी की वजह से जो भी उस टाइम पैदा हो रहा है, किसी भी लॉन्गिट्यूड में, किसी भी लैटिट्यूड में, किसी भी डेक्लिनेशन में, उसके ऊपर उस देवता के अच्छे या बुरे इफेक्ट्स आएंगे। इसको क्या बोलोगे? क्वांटम थ्योरी। और यहीं पे वो चीजें निकल के आती है क्या? हम कहते हैं कि ये वाला प्लेनेट इस कलर का है तो इस कलर को धारण कर लो तो वो प्लेनेट की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि वो प्लेनेट रिप्रेजेंट वो कलर, तो अगर मैं वो कलर पहनूंगा तो वो क्वांटम एंटेंगलमेंट से मेरी लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन वो अच्छा इफेक्ट डालेगा कि बुरा इफेक्ट डालेगा ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी कोई डेफिनेशन होती नहीं है। ऋग्वेद में बहुत सारी वॉर्स है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं आपस में, लेकिन है तो ऋग्वेद। ऐसी कोई धार्मिक स्टोरी नहीं है, मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है या हिस्ट्री नहीं है जिसमें वायलेंस ना हो। है कोई भी नहीं है। जो हनुमान जी का सुंदर कांड है, टेक्निकली वो एक सेवा भाव से किया हुआ एक्ट ऑफ जस्टिस है ना, कि उनके जो देव थे, जो जिनको वो पूछते थे, उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया, वो एक्ट ऑफ जस्टिस ही है ना। उसमें वायलेंट इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता? होता है। पूरी लंका जला दी, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो मेरी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करेगी जिस नक्षत्र में पैदा हुआ, बट क्या उसकी वजह से मेरी लाइफ के पूरे एक्शंस डिसाइड हो जाएंगे? हाँ, कि इस साल में ये होगा, इस साल में ये होगा, इस साल में होगा। बिल्कुल हो जाएंगे। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि नक्षत्र के 4 चरण, नक्षत्र हो गया मून का, फिर लगन में भी तो कोई नक्षत्र होगा, वो भी तो डिसाइड करेगा। जातक परिजात चैप्टर नंबर 5 4 चीजों का वर्णन करता है, प्राण, देह, काल और मृत्यु। प्राण, देह, काल और मृत्यु। जब प्राण की वो बोलता है तो वो बोलता है जो नवमांश राशि ऑफ मून है वो प्राण है, जो नवमांश राशि ऑफ लगन है वो देह है, जो नवमांश राशि ऑफ गुलिक है वो मृत्यु है, और जो इन तीनों की राशियों को कैलकुलेट करके प्लस करके जो चौथी नवमांश राशि आती है वो काल है। और जब आपका वो काल का पीरियड आता है, दैट इज योर लास्ट ब्रेथ,
जैमिनी सूत्रम में भी इस बारे में लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको डिकोड नहीं कर सकते या हम उसको पूरा डिकोड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारी है, प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी की नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती ये बोल के हम इसको और ज्यादा वो कर रहे हैं, मतलब किसी को वो मेहनत करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे इन इन वेद और शास्त्रों में। एलोन मस्क कहता है मैं मार्स जाके वहां से गोल्ड माइन लेके आऊंगा, कि मार्स में अर्थ से ज्यादा गोल्ड है। इस बात को मजाक जितना मर्जी बना लो, लेकिन कम से कम उन सोच तो रहे, उनका एनवायरनमेंट उसको इस चीज के लिए सपोर्ट तो कर रहा है। हमारा तो एनवायरनमेंट ही सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ सम मेल प्रैक्टिसेस ऑफ अनदर एस्ट्रोलॉजर्स एंड बिकॉज ऑफ ये जो बहुत बड़े नाम है जो अपने आप को जो हैं भी, जो बड़ा नाम मेहनत करके ही बने हैं, लेकिन दे कांट डू एनीथिंग दैट, मतलब पूरा ही कॉन्सेप्ट को वाइट वॉश कर दे। मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना लोगों की भी गलती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन एस्ट्रोलॉजी से बहुत अलग हो गई है। अगर अगर कोई आपको 50,000 रुपये कंसल्टेशन फीस देके कह रहा है कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरी गर्लफ्रेंड कब तक वापसी आएगी, अब ये तो पहली बात तो आपसे सवाल करके मजाक हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी का मजाक बनाया जा रहा है। अब आपसे अगर 50,000 रुपये आपने लिए किसी से, तो आपको जस्टिफिकेशन के लिए आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन के लिए आंसर देना है ना, हाँ। वो गर्लफ्रेंड आएगी ये प्रॉमिस नहीं करना ना। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि गर्लफ्रेंड आएगी, कब आएगी कि नहीं आएगी, गर्लफ्रेंड कैसे आएगी, और मैं बताता हूँ गर्लफ्रेंड कैसे आएगी, और जो मैं बताऊंगा उससे 100% आ जाएगी। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपका शुक्र मजबूत नहीं है, 7th हाउस का लॉर्ड मजबूत नहीं है, पंचांग मजबूत नहीं है, तो कहां से आएगी। आज मैं स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा था, बाय चांस मैंने परसों ही स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली पे स्टडी की है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं नवमांश के, एक होता है वर्गोत्तम नवमांश और एक होता है पुष्कर नवमांश। वो 12 जनवरी को पैदा हुए थे, उस दिन उनका सूर्य वर्गोत्तम नवमांश में भी था, पुष्कर नवमांश में भी था, एक ही ग्रह। और जब उन्होंने कैलिफोर्निया जाके हिंदुइज्म के ऊपर स्पीच दी थी, उपनिषद के ऊपर स्पीच दी थी, तब उनकी सूर्य की ही सुदर्शन चक्र दशा चल रही थी इन हिज मिड 20s। स्वामी विवेकानंद इसलिए बने क्योंकि उनका सूर्य धनु राशि में, धनु नवमांश में वर्गोत्तम भी था। वर्गोत्तम मतलब जब कोई भी ग्रह D1 और D9 में सेम नवमांश, सेम राशि में होता है। और पुष्कर भी था। पुष्कर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर वो पुष्कर और वर्गोत्तम एक ही ग्रह था, और जो ग्रह पुष्कर और वर्गोत्तम था उसकी बहुत सारी दशाओं में से एक दशा चल रही थी, जिसको मैं सुदर्शन चक्र दशा कह रहा हूँ, उस टाइम ही फ्लरिश्ड लाइक अ रॉकेट। बाबा रामदेव ऑल्सो फ्लरिश्ड लाइक अ रॉकेट 12-15 साल पहले, जब इन्होंने योगा शुरू की थी बड़े मास लेवल पे। एंड सदगुरु जी ऑल्सो फ्लरिश्ड 5 to 7 years ago only. They did not flourish according to their will. They all flourished according to God's will. तो मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो अगर हम इसको समझ पाए, अगर मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं इसको समझ रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है, नहीं, कहीं ना कहीं ये मेरे भी प्लैनेट्स का कोई ना कोई झोल है जो मैं ये यहाँ पे आके बात कर रहा हूँ, कोई कार्मिक कनेक्शन है। और मेरे को प्रॉब्लम किसी से नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम है ऋषि पराशर ने जो इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है, जो तैत्तिरीय संहिता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो चीजें लिखी हुई हैं और जो कुंडली से मैच करती हैं, उनको यूज करके तो देखो। तो एस्ट्रोलॉजी मुझे बताएगी कि मेरे कौन से पीक टाइम आने वाले हैं, किस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, किस टाइम मुझे किस चीजों से बच के रहना चाहिए। बच के क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। ठीक है। और क्या मैं जो लिखा हुआ है उससे हटके भी चीजें कर सकता हूँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए ख्याल बहुत अच्छा है, ख्याल ही बहुत अच्छा है ये, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं। जैसे हम देखते हैं रावण ही था, रावण ने सीता माता को उठाया। अब उन्होंने उठाया तो क्या ये भगवान की नियति थी, वो चाहते थे कि उठाए, या उसने खुद से वो विलफुली काम किया? सब नियति थी, मतलब सब होना ही था। वी आर जस्ट पपेट्स एंड गॉड इज द व्यूअर ऑफ ऑल द पपेट्स। हम उनका एंटरटेनमेंट जोन है बस। पर भगवान भी हंस रहा होगा कि इसको मैंने मिर्ची लगा दी, किसी ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ गलत बोला, ये मिर्ची लगा दी, ये हम बात करेगा। तो इस पे रिसर्च क्यों नहीं हो रही उस लेवल की? प्रमोशन रिसर्च के पैसे थोड़ी मिलते हैं। मैं किसी को बोलूं हाँ मैं तेरे को बताता हूँ क्या लिखा है वैदिक साहित्य ज्योतिष में, मैं क्या करूंगा? उसका आउटकम क्या है सामने वाले के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए उसका आउटकम क्या है? सही बात। इसको समझने के लिए
आपका शांत होना, आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। वो तो मुझे भी लगता है कि मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा मतलब उसको फिज़िक्स भी समझ में आनी चाहिए, उसको मैथ्स भी समझ में आनी चाहिए और उसके थोड़े कंसेप्ट बिल्डिंग भी होनी चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा। पराशर जी ने अपने चैप्टर 88 में, ये लोग कहते हैं ना कोई अशुभ वेला नहीं होता, भगवान का हर दिन बनाया हुआ अच्छा है, ये वर्ड्स यूज होते हैं ना, अशुभ वेला अध्याय बोला है ऋषि पराशर, द ग्रेट ऋषि पराशर कहते हैं अशुभ वेला अध्याय। इसमें कुछ चीजें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो डिस्कशन हो चुकी है। आज मैं एक ऐसी चीज पर डिस्कस करूंगा जो आज तक डिस्कशन नहीं हुई, और उसका नाम है क्रांति साम्य, महापात, और इसको विस्कम योग भी बोलते हैं। एक ही योग को 3 अलग अलग नामों से अलग अलग रीजन्स में बोला जा सकता है। क्रांति साम्य, महापात और विस्कम योग। ये बनता कैसे है? जब डेक्लिनेशन ऑफ सन एंड मून आर एग्जैक्टली सेम, सन और मून के लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट करके अगर वो .180 या .360 आ रहा है, प्लस माइनस 1 डिग्री, तो क्रांति साम्य बन गया। मैं कहता हूं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपके पैनल में आए हैं, किसी को क्रांति साम्य की डेट्स नहीं पता होंगी, और किसी को क्रांति साम्य कैलकुलेट करना नहीं आता होगा, और अगर किसी को पता होगा तो कैलकुलेट नहीं करता होगा। कौन पड़े पंगों में? सॉफ्टवेयर में नजर आता नहीं है, लोग सॉफ्टवेयर से कुंडली निकालते हैं। मैं क्रांति साम्य की डेट्स लेके आया हूँ, आपके और अपने ईयर्स की, ठीक है। और मंथ्स के हिसाब से, वो मैं बताऊंगा। उसी में पराशर जी कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में पैदा होता है, तो उसी का फॉरवर्ड वर्जन हो गया। सूर्य ग्रहण अमावस्या में होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होगा, तो साल में मान लो 3 ग्रहण है, 2 सूर्य 1 चंद्र है, तो जो भी सूर्य और चंद्र ग्रहण में पैदा होता है वो उसका अशुभ वेला योग होता है। इसकी डेट्स हैं किसी के पास? नहीं। मान लो कोई आपके पास कुंडली दिखाने आया, आपको पता ही नहीं वो ग्रहण था उस दिन, तो क्या करोगे? उस दिन क्रांति साम्य था वो, तब क्या करोगे? अब लोगों को क्रांति साम्य का मतलब नहीं पता। मैं बताता हूँ, अगर किसी को पता तो कमेंट्स में डाले। और क्रांति साम्य का मतलब मुझे भी कैलकुलेशन नहीं आती थी, मैंने कैलकुलेशन सीखी, उस पर मास्टरी हासिल करी। इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, क्रांति साम्य में कच्चा खा जाता हूँ, मास्टरी हासिल करी। अब मैं सबके वेलबींग के लिए क्रांति साम्य की डॉट कैलकुलेशन अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा और आपको भी समझाऊंगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और क्रांति साम्य, ये 3 डेट्स में अगर कोई पैदा होता है तो ठाकुर तो गयो। अब आप बस अपना मंथ बताओ और ईयर बताओ। मई 1991। मई 1991। अब इसमें क्रांति साम्य की डेट्स आपको बताते हैं। मई 1991 में एक 6 मई को क्रांति साम्य की डेट थी, एक 18 मई को क्रांति साम्य की डेट। दोनों नहीं है, आप दोनों नहीं। बस। लेकिन 6 मई और 18 मई को जो क्रांति साम्य के दिन पैदा हुआ है 1991। हाँ। उसकी कुंडली पहले से ही लो इम्यूनिटी वाली है, और वो चाहे मेहनत कर रहा हो अपनी जिंदगी में, उसको मेहनत का कोई खास फल नहीं मिलने वाला, बाकी जो मर्जी कोई कहता। जून 1 और जून 13 1991 सेम। इसके एग्जैक्ट टाइम्स भी होते हैं, लेकिन टाइम मैं इसमें डिस्क्लोज नहीं कर रहा। जुलाई 8 और जुलाई 20 1991, अगस्त 3 और अगस्त 15 1991। ऐसे ही 1992 के भी कुछ डेट्स बता देते हैं। 1 जनवरी 1992 मिडनाइट, 1 जनवरी की रात को क्रांति साम्य का फुल इफेक्ट था। 15 जनवरी 1992, 10 फरवरी 1992, 21 फरवरी 1992, 6 मार्च 1992, 18 मार्च 1992 क्रांति साम्य था। 18 मार्च को पूर्णिमा भी थी और क्रांति साम्य भी था, 2 इफेक्ट हो गए। और ये जो क्रांति साम्य का टाइम था ये अर्ली मॉर्निंग में था। 31 मार्च 1992, 13 अप्रैल 1992, 25 अप्रैल 1992, 8 मई 1992, 21 मई 1992, जून 3 1992, जून 16 1992, जून 28 1992, जुलाई 10, जुलाई 24 1992, अगस्त 5 और 18 1992। नवंबर में जाना 93। सिर्फ एक डेट है, 6 नवंबर में। अब मैं आपको बताऊं, ग्रहण था 21 दिसंबर 1991 में ग्रहण था। वो जो ग्रहण था उस दिन मुझे याद था ग्रहण है, तो एक लेडी आई मेरे पास। शी वॉज विडो एट द एज ऑफ 26। शी हैज 2 यूट्रस, शी कैन नेवर कंसीव अ बेबी एंड मेनी प्रॉब्लम्स। फिर विडो है तो फिर उसकी जिससे मैरिज हुई थी उन्होंने उसको प्रॉपर्टी, मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये किसी डायमेंशन में होती है या पूरी लाइफ में सब कुछ में बोल रहा था? अगर ग्रहण से प्रॉब्लम आ रही है तो जहां पे चंद्र बैठा है, अगर चंद्र ग्रहण से प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्र प्रॉब्लम का कारक है। सूर्य ग्रहण से प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य
प्रॉब्लम का कारक है। क्रांति सामने से प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य और चंद्र दोनों प्रॉब्लम के कारक है। तो जिस हाउस में बैठे होगे वहां जिस जिस हाउस में होंगे, जिस जिस राशि में होंगे, उस हाउस में, उस राशि में, उस चीजें रिलेटेड में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। और इसी में अगर मैं वास्तु भी जोड़ना चाहूँ, अब मानते हो वास्तु को, मानता हूँ। तो जो उसकी डायरेक्शन होगी तो उस डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम्स आएगी। एक्चुअल में वास्तु को कोई ढंग से डिकोड नहीं कर पाया। मैं वास्तु को मानता हूँ। द ग्रेट कालिदास ने एक बुक लिखी थी, पूर्वा काल अमृत और उत्तरा काल अमृत। उसके 5th चैप्टर में पूरे वास्तु के बारे में वर्णन है। वो मैंने पढ़ी हुई है बुक। जो उस बुक में लिखा है द ग्रेट कालिदास और जो ये वास्तु वाले बोलते हैं, एक भी चीज मैच नहीं करते। उन्होंने क्या बोला? देखो उस बारे में अभी रिसर्च करके नहीं आया, तो मतलब आई विल नॉट टॉक अबाउट वास्तु। वास्तु आई बिलीव देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग नोन एज वास्तु, बट जो आजकल वास्तु चल रहा है उससे मैं एग्री नहीं करता। तो अगर मैं इस साल की बात करके चलूं तो इस साल कहा जा रहा है कि बहुत सारे ग्रहण आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लोग पैदा हो गए उनकी लाइफ पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, जो ग्रहण के दिन पैदा होंगे, जो उस दिन हो गए। और क्या हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी फर्क पड़ने वाला है? देखो एक पेरेंट्स है, हस्बैंड भी अच्छा है हेल्थ वाइज, वाइफ भी अच्छी है, बेटे को ADHD हो जाता है या ऑटिज्म हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है। एक मैं अभी केस मेरे पास आया था, उसके उनकी ना 2 टेस्टिस में से एक टेस्टिस अभी भी अटकी हुई है। अगर वो बाहर नहीं निकली तो उसका बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा। हाउ टू जस्टिफाई? क्रांति सामने का बात है। अच्छा। तो अभी अभी अगर हम बात करके चले, इस साल क्रांति समय कहाँ पे आ रहा है? 2025 और 26। क्रांति साम्य के बारे में नहीं बता पाऊंगा, उसकी कैलकुलेशन ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ग्रहण बता देता हूँ। ये ग्रहण और क्रांति साम्य के इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, नेगेटिव इफेक्ट्स। 14 मार्च को चंद्र ग्रहण, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर रात को लेट नाइट या 22 सितंबर सुबह सुबह सूर्य ग्रहण, और अगले साल 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण। ये 2026 का एक है, बाकी 2025 के है। ये विजिबल ग्रहण है, और इसमें जो सबसे बड़ा जो विजिबल ग्रहण है वो सितंबर 7 को है, चंद्रमा का, जो बहुत विजिबल है। जो विजिबल ग्रहण होते हैं फ्रॉम द योर लोकेलिटी, वो ज्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे कभी कभी ग्रहण पड़ता है और हम कहते हैं इंडिया में नहीं दिखाई देगा, वहां दिखाई देगा। जहाँ दिखाई दे रहा है वहां उस लोकेलिटी के लिए ज्यादा हानिकारक है। वहां जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके लिए ज्यादा हानिकारक है बनस्पत इसके जो दूसरी लोकेलिटी में, उसमें कम नेगेटिव ट्रेड्स आएंगे, जो उस लोकेलिटी में पैदा हो उसके ज्यादा आएंगे। मैं नहीं कह रहा, पराशर होरा शास्त्र 28 अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 88 कह रहा है। आई एम द ट्रांसलेटर। साहिल भाई, रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च ये है कि आप क्वेश्चन पूछो और मैं आंसर दूं, और आंसर देने से पहले मेरे पास उसकी साइंटिफिक और शास्त्रीय बैकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत सारे जो बड़े गुरुज है, जैसे बहुत सारे लोग नहीं मानते, जिन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट में बोला है कि नहीं मानते, तो वो लोग नहीं मानते। एस्ट्रोलॉजी तो काम कर रही है अपना, बट उनके लिए काम कर रही है और उनको पता नहीं है, या फिर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ऊपर हो गई है। जैसे मैंने सदगुरु जी का कुछ देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि एक पत्थर को अगर मैं प्रायोरिटी दे दूंगा तो वो पत्थर मुझे कंट्रोल कर पाएगा, अगर मैं एक पत्थर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और इसी पत्थर से पूरे सारे प्लैनेट्स यूनिवर्स बना है। वो जो पत्थर है ना, वही नक्षत्र है और वही प्लेनेट है, वो पत्थर नहीं है। इसी में क्वांटम थ्योरी आ जाती है। वो जो पत्थर है जिसको आप प्लेनेट बोल रहे हो, वो जिस नक्षत्र से निकल रहा है, वो नक्षत्र कई स्टार्स का कॉम्बिनेशन है, वो एक शेप बना रहा है। वो शेप अगर अश्विनी की हुई ना तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अश्विनी नक्षत्र के आएंगे। वो शेप अगर भरनी की हुई तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भरनी नक्षत्र के आएंगे। वो शेप अगर कृतिका की हुई तो सारे कैरेक्टरिस्टिक कृतिका नक्षत्र के आएंगे। सतगुरु जी अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे हैं तो ये भी उनकी किस्मत ही है। अगर सचिन तेंदुलकर इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है, इतना बड़ा फेम में पहुंचा है, तो ये भी उसकी किस्मत ही है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली से अच्छा क्रिकेटर इस दुनिया में कोई नहीं है। इनकी PR अच्छी हुई, ये भी इनका फेम है। और ये भी लिखा हुआ है। मुझे उस क्रिकेटर का नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, करण या करुण नाम था। करुण नायर। करुण नायर कहाँ है वो? मतलब फेजेस आए और चले गए। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो आपको मिल रहा है आपकी किस्मत की वजह से मिल रहा है। अगर मैं ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाया, थोड़ी बहुत डिकोड कर पाया, इसमें भी भगवान का ही हाथ है। इसका मतलब नहीं है कि किसी में नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन इस चीज को प्रूव करने में पूरी जिंदगी लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा कि इट मैटर्स। इट्स मैटर मोर देन एनीथिंग मैटर्स।
चलो, एक बार क्या करते हैं, सबको ना एक लिस्ट दे देंगे, जो लोग नहीं मानते, यहाँ तक भी देख रहे हैं। कैसे नक्षत्र देखेगा? आपने बोला ना नक्षत्र से हम बंदों की लाइफ के बारे में जान सकते हैं। हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो कैसे देखे? कोई भी कुंडली देखे अपनी, उसके अंदर क्या देखना है? सबसे पहले पंचांग देखे, ठीक है, पंचांग के बाद लगन देखे, ठीक है, लगन के बाद सारे प्लैनेट्स देखे, प्लैनेट्स में कारक और मारक को अलग करे, फिर जो स्पेशल मारक्स होते हैं 22वां दरेशकांड, 64वां नवमांश, गुलिक अधिपति, मृत्यु अधिपति, उसको अलग करे। फिर देखो, सिर्फ विंशोत्तरी दशा की बात करता हूँ, बाकी की नहीं बात करता। कौन सी दशा आएगी आपकी? ये जो मैंने 21 नेगेटिव पॉइंट्स बताए या कुछ स्पेशल डेट्स बताई, इनमें तो नहीं पैदा हो गए। ठीक है। अगर इनमें पैदा हो गए तो इनका उपाय करें। इनसे जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करें। तो उपाय करे तो मतलब फिर डेस्टिनी चेंज करना हो गया? नहीं, डेस्टिनी चेंज नहीं हो रही आपकी। उपाय करने से उस पीरियड को निकालने में मदद मिलेगी। ठीक है। अगर किसी की किडनी खराब है, उपाय करने से उसकी किडनी नहीं ठीक हो जाएगी, वो उस पीरियड को निकालने में मदद मिलेगी जो खराब पीरियड है। अब मतलब आपका ये कहना है कि बारिश तो आ ही रही है, अब हमारे ऊपर है उस बारिश में जाके भीगना है या फिर छाता लेके जाना है? नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है बारिश, पहले ये तो मान जाओ। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं बारिश रोक दूंगा। ये कह सकता है गीला होने से कुछ करते हैं कि कम गीले हो। रेनकोट पहना है, रेनकोट दे दीजिए। कुछ भी करते हैं कि कम गीले हो। रेनकोट नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, पेड़ नहीं है तो अपने ऊपर हाथ ही रख लेते हैं। वो जो कुछ है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन मैं ये कहना कि बारिश कोई इफेक्ट ही नहीं कर सकती, या बारिश जब भी सूर्य आद्रा नक्षत्र में आता है वही महीना होता है असली बारिश का, और आद्रा नक्षत्र को गीला कहा गया है। नक्षत्र से, प्लैनेट से ही सारी कैलकुलेशंस होती हैं। अगर मान लो कोई हमको देख रहा है, वो अपने किसी भी ऐप पे कुंडली देखता है, तो मून का नक्षत्र अगर वो देखता है, सबसे प्रोमिनेंट मून का है, सेकंड सबसे प्रोमिनेंट लगन नक्षत्र है, थर्ड सबसे प्रोमिनेंट विनाशिक नक्षत्र है जो आपका विनाश करेगा। और विनाशिक नक्षत्र मैं आपको लिखवा रहा हूं, किसी को नहीं पता होगा। मून से 22वां नक्षत्र गिन लो, सेम चरण सेम पदा में, वो आपका विनाशिक नक्षत्र होता है। ठीक है। तो अब ये तीनों नक्षत्र पता लग गए, तब इससे मुझे क्या पता लगेगा? कि विनाशिक नक्षत्र की भैया पूजा करनी है, क्योंकि जो विनाश करने वाला है वो आपका कम विनाश करे या किसी तरह उसको कंट्रोल करे। ठीक है। मून नक्षत्र वाली मेरी पर्सनैलिटी होगी। वो पर्सनैलिटी होगी अपनी। अगर अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपना काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और लगन नक्षत्र क्या बताएगा? आपका देह, वो भी आपकी पर्सनैलिटी। मून से आपके माइंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है और लगन से आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। ठीक है। अगर किसी की हाइट 6'2" है, उसको डॉक्टर बोलता था वेट कम कर ले, बढ़ जाए, लटक जा, वरना हाइट नहीं बढ़ेगी, और उसकी हाइट 6'2" हो गई बाद में, तो उसमें 6'2" वाले का भी हाथ नहीं है, डॉक्टर का भी हाथ नहीं है, उसमें उसके जीन्स का हाथ है। लेकिन पता लगता है फादर भी 5'8" थे, मदर भी 5'9" थी, तो उसके ग्रेटर जीन्स का हाथ है। तो डॉक्टर बोल देगा हाँ आपके कोई दादा दादी कोई तो लंबा होगा। तो आपके पास वही स्पेसिफिक जीन की वार है। 3 तरह के नक्षत्र बताए गए हैं, कुल नक्षत्र, कुल नक्षत्र, अकुल नक्षत्र और कुलाकुल नक्षत्र। आपको यह जान के हैरानी होगी, जो भी अकुल नक्षत्र में पैदा होता है उसके पास इनहेरिटेड डिजीज कम आती है एज कंपेयर टू जो कुल नक्षत्र में पैदा होता है। 3 नक्षत्र की वो बताई है, कुल, अकुल और कुलाकुल। कुलाकुल को छोड़ दो, वो 4-5 नक्षत्र। कुल वालों में इनहेरिटेंस डिजीज की भी आती है, इनहेरिटेंस नेचर की भी आती है, और इनहेरिटेंस कर्मों की भी आती है, लेकिन अकुल वालों में नहीं आती। तो ये मून वाला देख रहे हैं या फिर मून वाला? मून वाला। ठीक है। मतलब मेजरली हमेशा जब भी हम नक्षत्र की बात करते हैं तो मून ही होता है। मेजरली मून होता है। ठीक है। तो मैं आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे नक्षत्रों के बारे में, अगर आप बिलीव नहीं करते हो। ठीक है। मैं तो आपको नहीं जानता ना, सबके सब लोग ये बोलते हैं ना कि भाई तुम तो हमको देख के बता रहे हो। सवाल ले लो, अब जाओ किसी भी ऐप पे अपना नक्षत्र देख लो मून का कौन सा है, और जाके अपनी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर सेट हो रही है तो कमेंट में कह देना भाई आई बिलीव, नहीं करता तो कह देना आई डोंट बिलीव। ठीक है। कमेंट सेक्शन में पता लग जाएगा है या नहीं है, क्योंकि मैं जब देख रहा हूँ ना तो भाई परसेंटेज इज वेरी हाई, और मेरे लिए तो चीजें काम कर रही है। सबके लिए काम करती है। अगर किसी के लिए काम नहीं कर रही तो कुछ नेगेटिव योग है, इसलिए काम नहीं कर रही। या टाइमिंग भी गलत हो सकती है। टाइमिंग भी रेक्टिफाई कर दूंगा, अगर टाइमिंग में 1-2 घंटे का फर्क है ना, वो भी रेक्टिफाई कर दूंगा। एस्ट्रोलॉजी को मानो तो सही, हम मेहनत करने के लिए तैयार है। चलो थैंक यू, बहुत मजा आया। और कोई ऑफेंड ना होना, एस्ट्रोलॉजी के
पराशर ऋषि के लिखे हुए ग्रंथ के लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, बस। ये ऑफेंड वाली तो बात हुई नहीं है मेरे। हो जाते हैं कि बहुत देखना कमेंट्स में, ऑफेंड पे ऑफेंड होके बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय श्री राम। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।